नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं एक ऐसे पंडाल में मौजूद हूं जहां पर आपको हम इको फ्रेंडली बापा के दर्शन कराएंगे। तो महापर्व, महाराष्ट्र के सबसे बड़े पर्व गणेशोत्सव की शुरुआत कल हो चुकी है। आज दूसरा दिन है। अलग अलग पंडालों से मूर्तियों के दर्शन हम आपको कराते हैं। और आज आप देखें इको फ्रेंडली बापा, जो कि श्री साई दर्शन पंडाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। 2011 से यहाँ पर इको फ्रेंडली बापा की स्थापना होती आई है और इस बार थीम बेहद ख़ास है क्योंकि 7 तरह के अलग अलग बीज, सीड से इन्हें बनाया गया है। बापा को अंदर पेपर से ढांचा तैयार किया गया है और यहाँ पर आप सैंपल देखें सीड्स की तो अलग अलग सीड आपको 7 तरह की दिखाई देंगी जिससे बापा को बनाया गया है। चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, वाटरमेलन सीड, पॉपी सीड, ये तमाम तरह के बीज हैं जिनसे बापा को बनाया गया है। तो ये मूर्ति आप जो देख रहे हैं वो इस इलाके में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और महाराष्ट्र सरकार से जो कंपटीशन का आयोजन इस बार किया गया है, सर्वश्रेष्ठ मूर्ति, पंडाल और सामाजिक जो पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं उनको देखते हुए उस श्रेणी में ये पंडाल भी शामिल हुआ है और उम्मीद जता रहे हैं कि ये कंपटीशन शायद जीत लें क्योंकि इसके पहले भी इन्हें अवार्ड मिल चुके हैं। तो आइए पंडाल के लोगों से ही बात करते हैं किस तरह से ये थीम तैयार किया गया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कितने दिनों में बापा को तैयार किया गया, कैसी ये सोच आई वो बताइए। ये कंप्लीट करने के लिए हमें 45 डेज लगे हैं और ये सोच हम लोग ने इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट के मार्जिन से किया हुआ है कि प्लांटिंग वगैरह ग्रीनरी के हिसाब से प्लांटिंग करें वगैरह, और सीड्स के यूज़ जो है वो मेडिसिन फील्ड में भी है वो बताने के लिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने सोचा है। ऐसे वक्त में जब जो पंडाल हैं या तमाम ऐसे सार्वजनिक मंडल हैं उनके लिए पीओपी से ही बनाना आसान होता है, सस्ता टिकाऊ होता है, इसके साथ ही जो ढांचा तैयार होता है वो आसानी से होता है। इको फ्रेंडली अपने आप में एक चुनौती भी है, नाजुक है, महंगा है, उस बीच में ये चुनौती लेना बड़ी बात। ये इको फ्रेंडली में क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसका वेट जो है वो बहुत कम हो जाता है। हमारी ये मूर्ति का वेट ओवरऑल लगने के बाद भी 100 किलो से ऊपर नहीं गई है, तो वो हिसाब से इको फ्रेंडली बेस्ट है एनवायरनमेंट के लिए भी और हम लोग के लिए भी। सरकार की ओर से जो कंपटीशन का आयोजन हुआ है, आपको लग रहा है, उम्मीद है कि जीत पाएंगे? 101%। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत करें और आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है। इसी के साथ ही 33% सीटें लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व इससे मजबूत हो जाएगा। करीब 8 घंटों में 60 वक्ताओं के संबोधन के बाद इस बिल पर मुहर लग गई। हालांकि इसे जमीन पर लागू होने में कुछ साल लगेंगे क्योंकि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी। इस बीच विपक्ष की मांग रही है कि ओबीसी को भी इसमें शामिल किया जाए। सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर जारी है। पुलिस बदमाशों का एनकाउंटर करने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। इसी कड़ी में जो ताजा मामला है वो शाहजहांपुर से सामने आया है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। यूपी के शाहजहांपुर में कल रात एक प्रोफेसर के घर में घुसे दर्जन भर डकैतों ने चाकू से गोद कर प्रोफेसर आलोक गुप्ता का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने प्रोफेसर की पत्नी, बच्चे और भाई पर भी हमला किया। बदमाशों के हमले में प्रोफेसर के भाई, बच्चे और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक जब वो आरोपी शहबाज को लेकर मेडिकल के लिए ले जा रहे थे तभी उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल निकालकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई जिसमें उसकी मौत हो गई। जो अभियुक्त है उसको मेडिकल करवाते हुए माननीय न्यायालय शाम के टाइम पे भेजा जा रहा था। तो जो बतलैया गांव है कटरा से आगे हाईवे के ऊपर, वहां पर हमारी जो जीप जो उसको माननीय न्यायालय के लिए ले जा रही थी, उसके सामने कुछ पशु आ जाने के कारण तुरंत से वो डिसबैलेंस हुई और रुकी। उसी दौरान उसने मौका पाकर हमारे जो दरोगा हैं उनकी पिस्टल को छीन लिया और तुरंत से कूदकर ईंट के खेतों में भाग गया और वहां से पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगा। बदमाशों ने आलोक कुमार की पत्नी खुशबू, पिता सुधीर गुप्ता और भाई प्रशांत और उसकी पत्नी रुचि समेत 3 बच्चों को भी धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये शहबाज जो आए थे ये ब्रॉड डेड थी। शहबाज की कहानी कुछ वैसी ही है जैसी यूपी में पिछले दिनों दोहराई जाती रही है। गाड़ी का पलटना, अपराधी का हथियार छीनकर भागना और पुलिस की गोली में मारा जाना।
सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और गणेशोत्सव की शुरुआत में ही प्याज को लेकर माहौल गर्मा गया है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी नासिक में तमाम व्यापारियों ने प्याज की नीलामी अनिश्चितकालीन तक के लिए रोक दी है। क्या है वजह, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नासिक की सबसे बड़ी मंडी बंद है। नासिक जिले की 15 मंडियों से प्याज खरीदने वाले 500 से ज्यादा व्यापारियों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की है। ये व्यापारी मंडियों में होने वाली प्याज की नीलामियों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। प्याज व्यापारी मुख्य तौर पर 3 मांग कर रहे हैं। उनकी पहली मांग है कि केंद्र सरकार की 2 एजेंसियां नाफेड और एनसीसीएफ देश के अन्य हिस्सों में मंडियों को सस्ते में प्याज न बेचे। प्याज के निर्यात पर पिछले महीने लगाई गई 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी को वापस लिया जाए। इसके साथ साथ वो मार्केट फीस को 1 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 50 पैसे करने की मांग कर रहे हैं। व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि दोनों एजेंसियां ये प्याज अन्य मंडियों में 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच रही हैं, जबकि नासिक की थोक मंडियों में खरीद भाव करीब 2000 रुपए है। इसके ऊपर से ट्रांसपोर्ट और लेबर कॉस्ट। इस तरह एजेंसियां व्यापारियों की तुलना में 1000 रुपए डिस्काउंट पर प्याज बेच रही हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। वो रास्ता और रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कांदा उत्पादक शेतकरी संगठन के तरफ से सरकार को ये निवेदन देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द उसके ऊपर निर्णय लीजिए। 40% पर निर्यात शुल्क वापस कर स्पर्धा रोकिए, नहीं तो हम रेल रोको या रास्ता रोको जैसे तीव्र धरणे जैसे आंदोलन करेंगे। 13 तारखेला जाऊन आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन दिलं आणि पणनचे मंत्री साहेबांना पण निवेदन दिलं आणि आमच्या जे मागण्या आहेत 13 तारीख को हमने सरकार को निवेदन देकर बोला था कि हमारी परेशानी दूर करें। अब हमें उन्होंने 26 तारीख को बुलाया है, तब तक हम मंडियां बंद रखेंगे। बॉम्बेला बोलवले तोपर्यंत आमचे आपल्या बाजार समिती बंद राहतील। इधर राज्य सरकार कह रही है कि 26 तारीख को प्रस्तावित बातचीत से पहले हड़ताल के कदम पर कार्रवाई होगी। केंद्राचे ज्याच्यामुळे नियम आहे नाफेड गिफेड जी आमची खरेदी होती त्या खरेदीच्या बाबतीत जो धोरणात्मक निर्णय ठरवण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे। प्याज को लेकर नीतिगत फैसले लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। हमने 26 तारीख को व्यापारियों को चर्चा के लिए बुलाया है, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही बाजार बंद करने की घोषणा कर दी है। अभी गणेशोत्सव का माहौल है, उनका यह निर्णय गलत है। हमने उनको बोला था 26 तारीख को बैठक करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी से बंद रखा है, इसलिए उन पर कार्रवाई होगी। सर्वात महत्त्वाचा सण म्हणून साजरा होतो। नासिक में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। इसी महीने प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद एक दिन के लिए लासलगांव प्याज मंडी समेत अन्य मंडियों में प्याज की खरीद फरोख्त बंद कर दी गई थी, लेकिन सरकार ने नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा प्याज की खरीद शुरू कर दी थी। अब व्यापारियों के इस हड़ताल के बाद प्याज की कीमतों में उछाल आ सकता है। नासिक से किशोर बेलसेरे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं मणिपुर की, जहां 5 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर महिला संगठन और सुरक्षा बल एक बार फिर से आमने सामने है। क्या है पूरा मामला, रतनदीप चौधरी की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में और एक बंद। हालांकि राज्य 4 महीने से जातीय हिंसा झेलने के बाद सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। मीरा पाइबी या महिला निगरानीकर्ता इम्फाल घाटी से 5 लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिन्हें शनिवार को मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वे सुरक्षा बलों की वर्दी पहनकर आधुनिक हथियारों के साथ घूम रहे थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि 5 में से एक की पहचान मणिपुर के प्रतिबंधित विरोधी संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए के 45 वर्षीय पूर्व कार्डर के रूप में की गई है। उन्होंने कहा है उस पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। हथियारबंद बदमाश कमांडो बनकर घूम रहे हैं, पैसे वसूल कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, और इनसे कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस के प्रयासों में बाधा आ रही है। शनिवार को उनकी गिरफ्तारी के बाद महिलाओं के नेतृत्व में एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने का प्रयास किया। पिछले 2 दिनों से बंद भी बुलाया गया है। हमारी 5 लड़का हमारी विलेज डिफेंस वो जाकर हमारी डिफेंस कर रही है, वो पकड़ के ले गया, वो एफआईआर कर रही है, वो करने नहीं देते हम। पुलिस ने विष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों के सीमा पर लूटे गए और अवैध हथियारों के लिए भी तलाशी अभियान शुरू किया है। इम्फाल से बीएम संजू के साथ गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।
और सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। और परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी 24 सितंबर को होने वाली है। कैसी चल रही है तैयारियां, शरद शर्मा बता रहे हैं। ये गद्दे, ये दरियाँ, ये सजाने का सामान है। ट्रक भर भर के ये दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हैं, उनके सरकारी निवास पर ये सब सामान लाया जा रहा है। राघव चड्ढा जैसे कि आप जानते ही हैं कि उनकी शादी होने वाली है, तो शादी से पहले के जो इवेंट्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उसका जो है अरेंजमेंट उनके सरकारी निवास पर किया गया है। बहुत ज़्यादा झलक तो हम नहीं दिखा पाएंगे। पुलिस सिक्योरिटी भी यहाँ लगाई गई है। मीडिया सेंटर में आ जाइए। मंगलवार की शाम को अरदास का कार्यक्रम रखा गया था। अब बुधवार की शाम को सूफी संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। और इसके बाद में जैसे आप जानते ही हैं कि उदयपुर में 23 और 24 तारीख को डेस्टिनेशन वेडिंग का कार्यक्रम है, जिसमें 24 तारीख को शादी होनी है, जिसमें बहुत ही खास लिस्ट बनाई गई है उन मेहमानों की जिनको बुलाया गया है। और उसके बाद 26 तारीख को राघव चड्ढा का रिसेप्शन दिल्ली के अंदर होना है। बहुत ज़्यादा हम राघव चड्ढा का घर नहीं दिखा सकते हैं, ये एक झलक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तस्वीर जो है उनके घर की नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगी है। क्योंकि बहुत सारे VIPs जो हैं वो इस दिन जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें आ रहे हैं। और इसमें मीडिया का भी जो है ख़ास रुचि रहती है, तो मीडिया को भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं ताकि भीड़ भाड़ ना हो और मीडिया को जो है इस कार्यक्रम से दूर रखा जाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया। और ऑडी अब आपके लिए बुलेट प्रूफ कार लेकर आई है। आमतौर पर ये राष्ट्र प्रमुखों और ख़ास लोगों के पास होता है। ये गोली बम से आपको बचाती है। और क्या खास फीचर्स हैं इसके, ताबिश हुसैन मेरे सहयोगी आपको बताएंगे। खास लोगों की सुरक्षा में लगी हुई गाड़ियां भी बेहद खास होती हैं। ये ऑडी का A8L सिक्योरिटी मॉडल है। बाहर से दिखने में ये किसी सामान्य A8 कार की तरह ही नजर आती है, लेकिन खतरा होने पर ये गाड़ी किसी टैंक से कम नहीं है। इस बुलेट प्रूफ कार की खूबियां जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। ये हैंड ग्रेनेड तक के अटैक को झेल सकती है और इसको जिस तरह से बनाया गया है उस वजह से इसका वजन भी काफी ज्यादा हो जाता है। ये 4.5 टन वजनी कार है। इसके दरवाजे आप देखेंगे, वहां पर आपको एहसास होगा कि ये गाड़ी कितनी मजबूत है। ये जो दरवाजे इसके हैं, ये एक एक दरवाजे का वजन 160 किलोग्राम है। ऑडी की इस गाड़ी पर गोलियों का असर नहीं होता। हमला करने वाले के पास बंदूक हो या बम, अगर आप इस गाड़ी के भीतर हैं तो खतरों से महफूज हैं। इस बुलेट प्रूफ ऑडी A8L सिक्योरिटी में पैसेंजर सेल में VR9 और विंडो में VR10 श्रेणी की बुलेट प्रूफ सुरक्षा दी गई है। हमले में गाड़ी के टायर क्षतिग्रस्त हो जाएं तो भी इस गाड़ी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। ये जो दरवाजे हमने आपको दिखाए, ये काफी वजनी दरवाजे हैं। अगर मान लीजिए ऐसे हालात बनते हैं कि आप दरवाजे नहीं खोल पाएं, एक्सीडेंट हो जाता है या ऐसी कोई स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, तो इस गाड़ी के अंदर एक फीचर है जिसमें आप यहाँ पर एक बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद ये गाड़ी आपको ऑप्शन देगी कौन सा दरवाजा है जिसको आप खोलना चाहते हैं। तो इस गाड़ी के दरवाजों के अंदर छोटे जो है ब्लास्ट मैकेनिज्म दिया गया है, जिससे ये दरवाजे अलग हो जाते हैं और आप इन दरवाजों को ऐसे हालात में जहाँ पर आप फंसे हों बाहर कर सकते हैं और इस गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, वो ये कि अगर मान लीजिए केमिकल अटैक गाड़ी के ऊपर हो जाता है और बाहर से कोई जहरीली गैस जो है वो छोड़ी जाती है, तो ये गाड़ी उसको सेंस कर लेती है और बाहर से आने वाली हवा को ये रोक देती है। और यहाँ पर एक स्विच उसके लिए है। इस गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं जो अंदर मौजूद लोगों के लिए कुछ वक्त तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर से जो है इसके अंदर बैठे हुए लोग सुरक्षित रहें।
एक और फीचर इसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए गाड़ी के अंदर आग लग जाती है या नीचे से कोई माइन के ऊपर आपकी गाड़ी निकल जाती है, अटैक वहां पर होता है, तो उस आग को कंट्रोल करने के लिए इसमें फायर डिस्टिंग्विशर्स दिए गए हैं, जो यहाँ पर आप एक बटन पर प्रेस करेंगे जिससे इस गाड़ी के अंदर जो अलग अलग जगह पर उसका जो सप्लाई दी गई है उसके जरिए ये गाड़ी तुरंत उस आग पर जो है वो काबू पा लेती है। इसके अलावा इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो भी खास तरह से डिजाइन किया गया है, जिस पर अगर गोली लगती है या लीकेज आती है तो वो उसको अपने आप इस तरह से काबू करता है कि जो फ्यूल है उसकी लीकेज ये गाड़ी नहीं होने देती। अब इस गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं तो जाहिर है आपको बाहर की आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज बाहर नहीं जाएगी, तो उसके लिए यहाँ पर 2 स्विच हैं। एक बटन दबाकर आप बाहर की आवाज को सुन पाएंगे और दूसरा बटन इस तरह से दबाकर आपकी आवाज जो है वो इस गाड़ी के बाहर जा पाएगी अगर आप कुछ अनाउंस करना चाहते हैं तो। काफी वजनी है ये गाड़ी और मुश्किल हालात में तेजी से ये वहां से निकल सके इसके लिए इसमें 4 लीटर का V8 इंजन दिया गया है जो कि 571 हॉर्स पावर की ताकत जो है वो जनरेट करता है। तो इतनी वजनी होने के बाद भी ये गाड़ी काफी तेज रफ्तार में चल सकती है, बहुत जल्दी वहां से निकल सकती है। ये गाड़ी करीब 15 करोड़ तक जो इसकी कीमत है वो जा सकती है। कैमरा पर्सन आजम के साथ मैं ताबिश हुसैन, NDTV इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।